कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद, 44 फ्लाइट्स कैंसिल, 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में। मणिपुर सीएम के घर पर हमले की कोशिश, 2 स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। लॉ कमीशन ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, पॉक्सो में सहमति से संबंध की उम्र 18 ही रहे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद में एफआईआर, वर्ल्ड कप के दौरान मोदी स्टेडियम में आतंकी हमले की दी थी धमकी। लखनऊ में निर्माणाधीन अपार्टमेंट की मिट्टी धसी, 2 की मौत, पार्किंग बनाते समय हुआ हादसा। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकुट्टो संघ ने सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंद बुलाया है। विपक्षी भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने भी बंद के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया। कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारी हाईवे, टोल गेट्स, रेलवे सेवाएं बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानें, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर्स, होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। मेट्रो बस सर्विस चालू है, लेकिन भीड़ ना के बराबर है। बेंगलुरु और मांड्या में प्रशासन ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान किया है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीआरओ के मुताबिक बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। सीएम सिद्धारमैया राज्य के डिप्टी सीएम और सिंचाई मंत्री डीके शिव कुमार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद के दिन 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा ये विवाद 140 साल पुराना है। बेंगलुरु अर्बन, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, रामनगर और हसन में धारा 144 लागू की गई है, यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इन जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब जल, भाषा और पानी का सवाल आता है तो सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। कन्नड़ परिवार की एकजुटता पड़ोसी राज्यों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। सरकार को कन्नड़ भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। जिन प्रदर्शनकारियों को पहले से हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। बेंगलुरु के इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक हफ्ते में होने वाले 2 बंद के दौरान करीब 4000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि इससे अभी महामारी से उभरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, इसलिए बंद की जगह विरोध प्रदर्शन की परमिशन दी जानी चाहिए। 2 दिन पहले किए गए विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कहा था कि हमारी 5 मांगों को पूरा किया जाए। इन समितियों ने सरकार को फैसला लेने के लिए 3 दिन का समय दिया था। ऐसा ना होने पर संगठन ने विरोध तेज करने की चेतावनी भी दी थी। वहीं कर्नाटक सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने फ्रीडम पार्क में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर 5 मांगों वाला ज्ञापन लिया था। इन मांगों में तमिलनाडु को पानी ना देना, संकट काल में आकलन करने चुनाव आयोग जैसी संस्था बनाने, मेकेदाता परियोजना लागू करने और किसानों समर्थकों के खिलाफ मामले वापस लिया जाना शामिल है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कावेरी जल विवाद को लेकर विपक्षी दलों और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। मैसूरू में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि कोई भी बंद बुलाया जा सकता है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, उन्हें बंद बुलाने दीजिए। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि तमिलनाडु के लोगों ने 12500 क्यूसेक पानी मांगा है, फिलहाल हम 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं। वहीं मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन 4 दिन से जारी है। गुरुवार को गुस्साई भीड़ इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर पर हमला करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने उनके घर से करीब 500 मीटर पहले ही रोक लिया। आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें खदेड़ दिया। फिलहाल सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने थोबल जिले में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी थी। उधर इम्फाल में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी हमला किया गया। इसके अलावा इम्फाल वेस्ट से डिप्टी कलेक्टर के घर में भी आगजनी की कोशिश की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन इलाकों में हिंसा भड़की है उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्ण घोषित कर रखा है। इम्फाल वेस्ट जिले के टेरा में गुरुवार को हजारों लोगों ने मृतक स्टूडेंट्स के घर के पास प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि छात्रों के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पीड़ित लड़की की चाची ने कहा कि उन्हें सिर्फ बच्चों की बॉडी चाहिए ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे, यहाँ तक
कि जब तक शव उन्हें नहीं दिया जाता तब तक आर्थिक मुआवजा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल को जम्मू कश्मीर से मणिपुर ट्रांसफर किया है। राकेश 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो 2021 के अंत में श्रीनगर के एसएसपी बनाए गए थे। हिंसा के बीच उन्हें मूल कैडर मणिपुर भेजा गया है। श्रीनगर एसएसपी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले राकेश 3.5 साल तक एनआईए में बतौर एसपी रहे। वो उस टीम के मेंबर थे जिसने 2019 पुलवामा आतंकी हमले की जांच की थी। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान की जान चली गई थी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईपीएस राकेश बलवाल को एजीएमयूटी कैडर से मणिपुर कैडर में समय से पहले वापस भेजने की गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 27 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में मैतेई बहुल 19 स्थानों को एएफएसपीए कानून से दूर रखा गया है। ये 1 अक्टूबर से कुकीनगा इलाकों में लागू होगा, जिन्हें 19 थाना क्षेत्रों को एएफएसपीए से अलग रखा जाएगा। उनमें इम्फाल, लेम्फेल, सिटी, सिंगमजोई, सेकमाई, लामसोंग, पतसोई, इरालम्मुंग, लैम्फखोंग, थौबुल, मिशनपुर, नाबुल और जिरीबम शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी मैतेई इलाके हैं। इन्हें छोड़कर राज्य के बाकी हिस्से को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। बच्चों को यौन हिंसा से संरक्षित करने वाले कानून पॉक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल के बाद लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। लॉ कमीशन की बैठक 27 सितंबर को ही थी। इसमें आयोग ने कानून की बुनियादी शक्ति बरकरार रखने की हिमायत दी है, यानी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र 18 साल बनाए रखने की बात कही गई है। हालांकि इसके दुरुपयोग से जुड़े मामलों को देखते हुए कुछ सेफगार्ड लगाए गए हैं। इस कानून के इस्तेमाल को लेकर कराए गए अध्ययनों से पता चला कि लड़कियों को मर्जी से विवाह करने के फैसले लेने के खिलाफ अभिभावक इसका इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं। सहमति से संबंध रखने वाले कई युवकों को इस कानून का शिकार होना पड़ा है। ऐसे में मांग उठी थी कि सहमति से संबंध रखने की उम्र घटाई जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने यौन संबंध बनाने वाले आवेदकों के बीच सहमति के बावजूद इस बात पर गौर करने को कहा है कि दोनों की उम्र का अंतर अधिक ना हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर उम्र का फासला 3 साल या उससे अधिक है तो इसे अपराध की श्रेणी में मानना चाहिए। 27 सितंबर को लॉ कमीशन की एक बैठक हुई थी, जिसमें पॉक्सो के अलावा 2 अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और ऑनलाइन एफआईआर से जुड़े मामले भी थे। 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर काम अभी भी जारी है। इस पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। प्रोसेस के अनुसार लॉ कमीशन सभी रिपोर्ट्स केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाती है। वहां से रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों को भेजी जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन का कई सालों से कमीशन के पास पेंडिंग है। पिछले लॉ कमीशन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए 3 विकल्प सुझाए थे, लेकिन कहा था कि कई बिंदुओं पर विचार किया जाना अभी बाकी है। वहीं खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी थी। पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज भेजकर धमकी दी थी। इस धमकी भरे वीडियो में पन्नू ने कहा था कि पीएम मोदी आप शहीद निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि 6 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप का मैच हमारा टारगेट होगा। पन्नू ने इससे पहले भी 15 अगस्त और G20 की धमकियां जारी की थी। तब दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था। पन्नू ने धमकी भरे मैसेज में भारत पाकिस्तान मैच को निशाना बनाने की बात कही है। अहमदाबाद पुलिस की साइबर सेल ने गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ मैच बाधा डालने की धमकी देने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 121, 153A, 153B, 505A के साथ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पन्नू को भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर चुकी है। इससे पहले एनआईए ने पन्नू चंडीगढ़ में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति जब्त की थी। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को खुलेआम देश छोड़ने की धमकी देने के बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की। वहीं लखनऊ में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग बनाते समय मिट्टी धंस गई। हादसे में 1.5 महीने की बच्ची और पिता की मौत हो गई। मिट्टी मलबे में दबे 12 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें कुछ की हालत गंभीर है। इन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसा गुरुवार रात 11 बजे हुआ। सुबह 7 बजे तक रेस्क्यू चला। पीजीआई इलाके में सेक्टर 11 वृंदावन योजना स्थित कालिंदी पार्क के पास अंतरिक्ष अपार्टमेंट की मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए खुदाई की गई थी। बड़े गड्ढे से निकली मिट्टी को किनारे ही रख दिया गया। इसमें मिट्टी का बड़ा पहाड़ जैसे बन चुका था। एडीसीपी अली अब्बास के मुताबिक यहाँ देर रात बेसमेंट की खुदाई हो रही थी। मौके पर 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंसने लगी। मजदूर कुछ समझ पाते इससे पहले ही बड़े हिस्से की मिट्टी धंस गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। बाकी मजदूरों और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया।
सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। एक एक करके मिट्टी से 14 लोगों को निकाला गया। सभी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां 1.5 महीने की बच्ची आयशा और उसके पिता मुकादम को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि अपार्टमेंट में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर उसी परिसर में झोपड़ी बनाकर रहते थे। निर्माण कार्य के दौरान बच्ची भी वहीं थी। ऐसे में वो भी हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयावह था कि परिसर में झोपड़ी बनाकर रहे मजदूर 6 झोपड़ियां मिट्टी में दब गई। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी मलबे में दब गए हैं। अचानक हुए हादसे में किसी को बचने का मौका नहीं मिला। हादसे के वक्त 4 पुरुष, 2 बच्चे और 1 महिला झोपड़ी में थे। 5 लोग बाहर खड़े थे, वो भी मलबे में दब गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में अभिजीत कुमार, चंदन कुमार, दरोगा रुखसाना, गोलू अफसाना, लाल बाबू और 4 अन्य लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में ठेकेदार बाबूलाल और उसका बेटा भी घायल हुआ है। ठेकेदार यहां पर परिवार के साथ रहता था। वहीं यहां रहने वाले मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। हादसा कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, फिलहाल इस बारे में पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। साथ ही जहां निर्माण हो रहा था वहीं पर मजदूरों को रहने के लिए झोपड़ी बना दी गई। अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है। वहीं पंजाब में ड्रग्स स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में दरार सामने आ गई है। इस मामले को लेकर पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जबकि बीजेपी ने भी तंज कसे हैं। कांग्रेस नेता खेरा ने आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर खून का प्यासा होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अगर वो मुझे शारीरिक रूप से भी खत्म कर दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। वहीं आप सरकार ने दावा किया है कि 2015 के फाजिल्का ड्रग्स केस में ताजा सबूत के आधार पर खेरा की गिरफ्तारी हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा, कानून सभी के लिए समान है, चाहे पार्टी का कोई भी सदस्य हो। आप और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भले ही आईएनडीआईए गुट के लिए खींचतान कर रहा हो, लेकिन खेरा की गिरफ्तारी ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता को उजागर कर दिया है। ऐसे में चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों का एक साथ काम करना, विशेष रूप से चुनावी अभियान के दौरान, तो संभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो सकता है। चुनाव से पहले गठबंधन आईएनडीआईए में ज्यादातर चर्चा सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आप और कांग्रेस पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के सौहार्दपूर्ण ढंग से बंटवारे के लिए आपसी मतभेद भुला पाएंगे। सौहार्दपूर्ण ढंग से पर जोर इसलिए है क्योंकि अब तक राज्य के नेताओं ने सीटों के बंटवारे की किसी भी कोशिश का विरोध किया है। खेरा की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। वो राज्य में आपके साथ किसी भी गठबंधन के खिलाफ सबसे मुखर लोगों में से एक रहे हैं। वो कांग्रेस के किसान सेल के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए पार्टी पदाधिकारी और विधायक दोनों हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है। विपक्षी गठबंधन के लिए सिर्फ पंजाब की सीटें ही फोकस में नहीं है। आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली में 7 और गुजरात में 26 सीटों के बंटवारे की भी उम्मीद है, यानी 46 सीटों का बंटवारा होना था। अहम बात यह है कि बीजेपी ने दिल्ली और गुजरात में 33 में से 33 सीटें और पंजाब में 13 में से 4 सीटें जीती। कांग्रेस ने भले ही पंजाब में 8 सीटों पर जीत हासिल की हो, लेकिन उसके बाद से पार्टी को पिछले साल के राज्य चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। आप और कांग्रेस अगर खेरा की गिरफ्तारी से जल्द उबर नहीं पाई और सहयोग नहीं कर सकी तो बीजेपी पंजाब और दिल्ली में अधिकांश सीटें जीतने के लिए सबसे मजबूत पार्टी साबित है। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक निज्जर की हत्या के बाद आतंकवादी गोल्डी बराड भारतीय अधिकारियों से बचने के लिए कैलिफोर्निया में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक नए डोजियर के अनुसार बराड 15 अगस्त 2017 को कनाडा पहुंचा और बाद में अमेरिका भागने में सफल रहा। तब से वो कैलिफोर्निया में एक नया ठिकाना स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बराड जांच से बचने के लिए एनक्रिप्टेड संचार ऐप का उपयोग करता है। इंटेलिजेंस डोजियर से पता चलता है कि यह ठिकाना कैलिफोर्निया के फ्रांसिस्को शहर में हो सकता है। डोजियर में अन्य खालिस्तानी चरमपंथियों और उनके सहयोगियों के बारे में भी जानकारी है, जैसे लखबीर लांडा के बारे में, जो पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह का करीबी सहयोगी है। डोजियर के आपराधिक इतिहास पर रोशनी डालता है, जिसमें 2022 की एक महत्वपूर्ण घटना भी शामिल है, जब उसने 4 नवंबर 2022 को अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या की बात खुले तौर पर स्वीकार की थी। इसने स्वीकारी की जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पोस्ट पर चेतावनी जारी करते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। डोजियर में 46 साल के सतिंदर पाल सिंह का भी जिक्र है। इसका हरदीप सिंह निज्जर के करीबी संबंध था। सतिंदर पाल सिंह फिलहाल वैंकूवर में रहता है। उग्रवादी गतिविधियों में शामिल वो 1974 से कनाडा चला गया था, लेकिन 1969 में भारत लौट आया
ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान वो फिर से कनाडा चला गया था। समय के साथ उसने कट्टरपंथी विचारों को अपनाया और कनाडाई गुरुद्वारों के भीतर खालिस्तानी मुद्दे की सक्रिय रूप से वकालत की। विशेष रूप से उसे 1986 में डॉक्टर सोहन सिंह द्वारा पंथिक समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। इसके अलावा डोजियर से पता चलता है कि सिंह पाकिस्तान स्थित सिख आतंकवादी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है, जो चरमपंथी गतिविधियों में उसकी निरंतर भागीदारी का संकेत देता है। डोजियर व्यक्तियों की एक सूची के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें सोवर ढिल्लन, सुलिंदर सिंह, मलकीत सिंह फौजी, गुरप्रीत सिंह, भगत सिंह बराड़, गोल्डी बराड़, टहल सिंह के रूप में जाना जाता है। वहीं गुजरात पुलिस के हाथ गुरुवार को बड़ी सफलता लगी है। कच्छ में समुद्री तट से 80 किलो कोकीन जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 800 करोड़ कीमत है। ड्रग्स की तस्करी की सूचना पुलिस को पहले ही पता चल गई थी। पुलिस ने घेराबंदी बढ़ाई तो तस्कर कोकीन छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 800 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि आप विदेश में आलीशान बंगला खरीद सकते हैं। स्विट्जरलैंड में करीना कपूर के बंगले की कीमत 800 करोड़ रुपए है। एएनआई ने कक्ष पूर्व के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार के हवाले से बताया कि एक टीम ने इनपुट के आधार पर कक्ष तट पर घेराबंदी की। हालांकि तस्करों को पुलिस की आहट लग गई। इसके बाद वो कोकीन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तट से 80 किलोग्राम कोकीन जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 800 करोड़ रुपए है। बरामद ड्रग्स का सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जहां से कोकीन की पुष्टि हुई। कोस्ट गार्ड, स्थानीय पुलिस के अधिकारी मिलकर इस तस्करी की जांच कर रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का कहना है कि आज गांधीधाम पुलिस ने 80 किलोग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है। मैंने सफलता के लिए डीजीपी और गांधीधाम पुलिस को बधाई दी है। इससे पहले 1 सितंबर को अहमदाबाद में पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया था। क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग जगहों से 1 किलो से अधिक मेफ्ड्रॉन ड्रग जब्त की थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.2 करोड़ थी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 4 आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश अभी जारी है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने 28 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके को एक्टर ने अपने फैंस के साथ केक काट कर मनाया। रणबीर को उनके फैंस के साथ बर्थडे का जश्न मनाते देखा गया, जिसके कई फोटोज और वीडियो सामने आए हैं। रणबीर इस दौरान कैजुअल लुक में नजर आए। उन्होंने जीन्स के साथ ग्रे स्वेट शर्ट कैरी किया था। रणबीर को इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स के अलावा उनके फैंस जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। एक्टर की पत्नी आलिया भट्ट और बहन करीना कपूर समेत कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर उन पर पोस्ट शेयर किया। एक्टर के उनका 41वां जन्मदिन बेहद खास है, क्योंकि रणवीर के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म एनिमल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म के मेकर्स ने उनके इस बर्थडे को और भी शानदार बनाने के लिए एनिमल का टीजर जारी किया है। इस फिल्म में रणवीर का लुक काफी शानदार है। टीजर में एक्टर कभी मासूम बेटे तो कभी खूंखार क्रिमिनल लुक में चौंका रहे हैं। बता दें कि टीजर देखने के बाद आरके के फैंस जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में बॉबी देओल भी हैं। एनिमल में जहां अनिल कपूर रणवीर के पिता के रोल में हैं, वहीं रश्मिका गीतांजलि के किरदार में है। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में बरुआ सागर स्थित नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना बदले लेने के लिए हुई है। दरअसल हाल ही में कश्मीर के राजौरी स्थित नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे झांसी के छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। इसकी खबर झांसी के हॉस्टल में पहुंची तो यहाँ के छात्रों ने कश्मीरी छात्रों को पकड़ लिया और बुरी तरह से मारपीट की। इसके चलते हॉस्टल में बड़ा बवाल हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया है। अब बताया जा रहा है कि झांसी के हॉस्टल में रह रहे सभी कश्मीरी छात्रों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं राजौरी हॉस्टल में रह रहे झांसी के छात्रों को भी वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस घटना की शुरुआत जुलाई महीने में हुई। दरअसल झांसी के बरुआ सागर स्थित नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 के 20 छात्रों को जुलाई महीने में कश्मीर भेजा गया था। उन्हें कश्मीर में रह रहे वहां की संस्कृति को सीखने और समझने का लक्ष्य दिया गया था। इसी प्रकार कश्मीर में भी इसी लक्ष्य के साथ 18 छात्र झांसी आए थे। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को बरुआ सागर में पढ़ाई कर रहे छात्रों को सूचना मिली कि यहां से कश्मीर पहुंचे छात्रों के साथ राजौरी स्थित नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में वहां के स्थानीय छात्रों ने मारपीट की है। इस सूचना से पूरे हॉस्टल में आक्रोश फैल गया। यहाँ के छात्र उत्तेजित हो गए। देखते ही देखते स्थानीय छात्रों ने कश्मीर से आए छात्रों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से नवोदय विद्यालय के स्टाफ ने इन छात्रों को स्थानीय छात्रों के चंगुल से छुड़ाकर प्रशासनिक भवन पहुंचा दिया, लेकिन स्थानीय छात्र नारेबाजी और हंगामा करते हुए प्रशासनिक भवन के गेट तक पहुंच गए। सूचना मिलने पर झांसी के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह और सीओ राजेश कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित छात्र मानने को तैयार नहीं थे। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि छात्रों ने पुलिस टीम पर भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।
कोई और रास्ता ना दिखना पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। इसके बाद बवाल शांत हो गया, लेकिन छात्र धरने पर बैठ गए। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने तत्काल राजौरी के छात्रों को पुलिस सुरक्षा में रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया और वहां से उन्हें कश्मीर की ट्रेन पर बैठा दिया गया है। वहीं कश्मीर पहुंचे छात्रों को भी ट्रेन से झांसी लाया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।